तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं अनुराधा तंवर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। सूरजमुखी की उन्नत किस्में एवं बुवाई तकनीक पर जानकारी। हल्दी की खुदाई से पूर्व एवं उपरांत किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। राज्य में जिन किसानों के पास सिंचाई की व्यवस्था है, उनकी रबी फसलों की कटाई के बाद खेत खाली हो जाने पर वो उनमें कम अवधि की जायद फसलों की बुवाई के बारे में सोच रहे होंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये समय सूर्यमुखी की बुवाई के हेतु उपयुक्त है। तो देर किस बात की, फटाफट उन्नत किस्म के बीजों की व्यवस्था कीजिए और बुवाई में लग जाइए। तो सूर्यमुखी की बुवाई कैसे करें, जानकारी दे रहे हैं तिरहुत कृषि महाविद्यालय ढोली के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार पांडे। सूर्यमुखी को पूरे साल की तीनों मौसमों में इसकी खेती की जा सकती है, क्योंकि इसके ऊपर ताप प्रकाश संश्लेषण इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसकी खेती हम खरीफ में भी कर सकते हैं, रबी में भी कर सकते हैं और गर्मा में भी कर सकते हैं। करता है कि अगर आप संकुल किस्मों की खेती कर रहे हैं तो उसमें 80 किलोग्राम नेत्रजन, जिसमें आधी मात्रा आपको बुआई के समय देनी है, 60 के हिसाब से आपको देनी होगी। संकर किस्मों की खेती करने में 80 किलोग्राम नेत्रजन, 90 किलोग्राम फास्फेटिक फर्टिलाइजर और पोटाश 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि संकर किस्मों में जो एक पौधा है वो अपनी बढ़वार के लिए और मुंडक भी बड़ा बनाता है, लेकिन उससे आपको पैदावार भी ज़्यादा प्राप्त होती है। अगर जो किसान भाई सूरजमुखी की खेती करना चाहते हैं तो इसमें संकर और संकुल दो प्रकार की किस्में मिलती हैं, जिनको अपनाकर किसान भाई खेती कर सकते हैं। संकर किस्मों की खेती करने के लिए इसमें देश के स्तर पर KBSH 1, KBSH 44 इन दो किस्मों का विकास किया गया है और ये किस्में रोग प्रतिरोधी भी हैं और इनको अपनाकर किसान भाई फायदा ले सकते हैं। या MSFH 1, MSFH 8, MSFH 17, चूँकि इनकी राष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसा की गई है तो इन संकर सूरजमुखी की किस्मों को अपना के भी खेती की जा सकती है। जो इसकी कंपोजिट या संकुल किस्में हैं उसमें DRSF 108, DRSF 113 इन किस्मों की ये नवीन किस्में हैं, इनकी खेती की जा सकती है। कि जब हम सूरजमुखी की संकुल किस्मों की खेती करते हैं तो इसे 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखकर इसकी खेती की जाती है। जबकि संकर किस्मों की खेती में चूंकि इसमें पत्ते और पौधा थोड़ा ज़्यादा विस्तार लेता है और इसका काफ़ी बड़ा मुंडक बनता है, तो इसे 60 सेंटीमीटर पंक्तियों में 30 सेंटीमीटर पर पौधे से पौधे की दूरी रख के इसकी बुआई करनी चाहिए। बीज इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 4.5 से 5 केजी तक संकर किस्मों में बीज दर की जरूरत पड़ती है प्रति हेक्टेयर, जबकि 9 केजी पर हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है
जो कंपोजिट किस्में हैं, बीज उपचार पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो उसमें थीरम, कैप्टान या बेविस्टीन की 1.5 से 2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार कर दें। और अगर आप एजिटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम या फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बुआई के ठीक पहले आप इनका गुड़ का घोल जो उसमें विधि दी होती है उस प्रकार से बना के सीड के ऊपर कोटिंग कर देंगे तो नाइट्रोजन की मात्रा बचेगी और फास्फेट की मात्रा में भी बचत होगी, क्योंकि एजिटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम से नाइट्रोजनीय खाद की उपलब्धि पौधे को मिल जाती है बैक्टीरिया की वजह से, और पीएसबी की वजह से जो घुलनशील फास्फेट है वो घुलकर ऊपर आ जाता है और पौधों को उपलब्ध हो जाता है। तो खुरपी से टोबनी विधि से इसकी बुआई करते हैं। और एक जो टोबनी जो आप करेंगे तो एक जगह पर कम से कम आप 2 से 3 बीज डालेंगे। अंकुरण हो जाने के बाद जो एक स्वस्थ पौधा होगा उसको छोड़ के बाकी 1 या 2 जो बचेंगे उनको निकाल देंगे। मौसमों के अनुसार जरूरत पड़ती है, 2 से 3 सिंचाई तक की आवश्यकता पड़ जाती है। पहली जब स्टार बर्ड मतलब जब कली आना शुरू होती है उस समय पहली सिंचाई करते हैं और फिर लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2 सिंचाइयां एकदम निश्चित है कि आपको देनी है, एक फूल अवस्था पर और एक जिस समय दानों में भराव होने लगे उस अवस्था पर। और अगर तापमान बढ़ता है, जैसे गर्मा में अगर आप खेती करेंगे फरवरी मार्च के महीने में, तब आपको 2-3 अतिरिक्त सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उस समय खेत में नमी की अधिक आवश्यकता होगी। मुख्य रूप से इसमें अल्टरनेरिया पत्र लांछन एक बीमारी आती है और हेड रॉट जो स्क्लेरोटिनिया की वजह से होता है वो भी इसमें आता है। व्हाइट मोल्ड उसको बोलते हैं, सफेद फंगस सी ऊपर रुई के गाले जैसी बनती है। अल्टरनेरिया पत्र लांछन के लिए 2 ग्राम प्रति लीटर मानकोजेब से स्प्रे करके शुरुआती अवस्था में, और जब पूरा पौधा बढ़ जाता है तब आपको 2 किलोग्राम 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना होगा। मुख्य रूप से इसमें कोई कीड़े ज्यादा यहाँ अभी नहीं लगते हैं, नई फसल है। संकर किस्मों से लगभग आपको 25 से 30-35 क्विंटल तक पैदावार प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से अगर आप बुआई करके सूरजमुखी की खेती करेंगे तो आपको किसान भाइयों को फायदा होगा। मसाला वर्गीय फसलों में हल्दी राज्य की प्रमुख फसल है, जिनकी फसल अब खुदाई योग्य हो गई होगी, परंतु किसान को ध्यान देना होगा, जैसे कि हल्दी की खुदाई के समय परिपक्वता की पहचान एवं खुदाई के बाद कंदों की सफाई, उबालने का सही तरीका, सुखाना इत्यादि कार्यों को बड़ी सावधानी पूर्वक एवं सही तरीके से करना आवश्यक होता है। अन्यथा किसी प्रकार की कमी रह गई तो हल्दी के कंद की गुणवत्ता खराब हो जाती है। अतः किसान भाइयों, हल्दी की खुदाई एवं खुदाई के पश्चात कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को ध्यान में रखें, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, सामान्य तौर पर हल्दी की विभिन्न फसलों के परिपक्व होने का समय 6 से 9 माह का होता है। अतः फसल बुआई के 240 दिनों पश्चात पत्तियों को काट देना चाहिए। पत्तियों की कटाई से 15 दिन पूर्व सिंचाई अवश्य बंद कर देनी चाहिए तथा पत्तियों की कटाई के 8 दिन बाद खुदाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। हमारे प्रदेश में हल्दी की खुदाई श्रमिकों द्वारा की जाती है, किंतु कुदाल अथवा फावड़े के द्वारा खुदाई करने पर कंदों के कटने फटने की संभावना ज्यादा रहती है। अतः अगर आप बेड बनाकर हल्दी की बुआई कर रखे हैं तो आप ट्रैक्टर चालित यंत्र द्वारा खुदाई भली प्रकार से कर सकते हैं, परंतु अगर आप रेज्ड बेड सिस्टम द्वारा बुआई कर रखे हैं तो श्रमिकों द्वारा कुदाल से सावधानी पूर्वक खुदाई करना ही ठीक रहता है। अगर हम पारंपरिक पद्धति से श्रमिकों द्वारा 1 एकड़ खेत की खुदाई करते हैं तो हमें प्रति एकड़ 7,500 रुपए का व्यय करना पड़ता है। साथ ही खुदाई से लेकर साफ सफाई तक 3 दिनों का समय लग जाता है। परंतु अगर हम ट्रैक्टर चालित यंत्र द्वारा 1 एकड़ खेत की खुदाई करते हैं तो प्रति एकड़ 3,500 रुपए का खर्च आता है। साथ ही मात्र 3.5 घंटे में खुदाई की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है।
कृषक बंधुओं, ट्रैक्टर चालित खुदाई यंत्र का सफल प्रयोग महाराष्ट्र के कुछ किसानों द्वारा प्रायोगिक तौर पर उपयोग किया गया, किंतु इसकी उपलब्धता कुछ दिनों के पश्चात किसानों के खेत पर देखी जा सकती है। किसान भाइयों, खुदाई के बाद मात्र कंदों को छांटकर अलग कर लें तथा उनसे जुड़े अन्य कंदों को अलग कर छांट लें, जिससे मात्र कंदों का उपयोग अगले वर्ष बीज के लिए किया जा सके। ऐसा करने से कंदों का पकाव एक समान होता है तथा साथ ही उत्तम एवं गुणवत्ता युक्त हल्दी की प्राप्ति होती है। अब बात आती है प्राप्त कंदों को उबालने की। तो हमारे प्रदेश में पारंपरिक विधि द्वारा हल्दी को उबाला जाता है। इसमें प्रति एकड़ कंदों को उबालने हेतु 5 से 6 दिनों का समय लगता है और कुछ कंदों का पकाव सही नहीं होता, जिससे आगे चलकर वे काले पड़ जाते हैं, जिनका उचित बाजार मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता। अतः इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के कृषि संशोधन केंद्र, जिला सांगली एवं नवशक्ति इंजीनियरिंग MIDC कुपवाड़ा में संयुक्त रूप से वाष्प द्वारा हल्दी पकाने का यंत्र विकसित किया गया है। इस यंत्र के प्रयोग से प्राप्त हल्दी में पानी का अंश 80 से 90% तक रहता है और कुरकुरमीन की हानि नहीं होती। इसका कारण यह है कि वाष्प द्वारा पकाए गए हल्दी का संपर्क पानी से सीधे तौर पर नहीं होता है। हल्दी पकाने हेतु 2 कुकर एवं 4 कुकर वाले वाष्प यंत्र उपलब्ध हैं। 2 कुकर वाले यंत्र की कीमत 2 लाख रुपए और 4 कुकर वाले यंत्र की कीमत लगभग 4 लाख रुपए बैठती है। यह यंत्र मसाला बोर्ड मरीकुन्नू कलिकट केरला द्वारा मान्यता प्राप्त है। 4 ड्रम वाले कुकर में 2 ड्रम में हल्दी डाल दी जाती है और इस यंत्र द्वारा 1 घंटे में 2 टन हल्दी की पकाई की जा सकती है और इस हेतु पूरा खर्च 1500 रुपए आता है तथा इस यंत्र से 1 दिन में 10 टन हल्दी पकाई जा सकती है। किसान भाइयों, इस यंत्र के पीछे पानी की एक टंकी है और पानी के टंकी के नीचे लकड़ी आग जलाने की व्यवस्था की गई है और इसके ठीक ऊपर एक आसवन पाइप डालकर हीटिंग सरफेस बढ़ा दिया जाता है। वह इसलिए किया जाता है कि पानी जल्दी गर्म हो जाए और वाष्प जल्दी तैयार हो सके। उसके बगल में पानी की टंकी में 2 नल लगाए गए हैं। नीचे वाले नल में पानी का लेवल न्यूनतम तथा ऊपर वाले नल में पानी का लेवल उच्चतम होना चाहिए। टंकी के ऊपर भाप का जमाव होता है तो वो जमा भाप पाइप द्वारा ड्रम में छोड़ी जाती है और इस पाइप में छोटे छोटे छिद्र किए होते हैं। इसका फायदा यह है कि पूरे ड्रम में भाप घूमती रहती है, जिससे एक ही बार में पूरी हल्दी पक जाती है। पानी भरने के पश्चात हल्दी को उबालने में घंटे भर का समय लगता है। यह यंत्र पानी उबलने के 20 मिनट बाद 1 ड्रम हल्दी पकाकर निकालता है और इस 1 ड्रम में 250 से 300 किलोग्राम गीली हल्दी निकालता है। इस प्रकार 1 घंटे में 1 टन हल्दी को पकाया जा सकता है। हल्दी उबालते समय इसकी परिपक्वता की पहचान हेतु हल्दी को बीचों बीच तोड़ा जाता है। तोड़ने पर बीच वाला पीला भाग तार जैसा दिखाई देता है तो समझना चाहिए कि हल्दी पूर्ण रूप से पक चुकी है। साथ ही पकी हुई हल्दी में माचिस की तीली सुगमता पूर्वक घुस जाती है और कच्ची हल्दी में तीली नहीं घुसती है। एक बार पकने के पश्चात यंत्र के नीचे के ढक्कन को खोलकर ट्रॉली में हल्दी को डाल दिया जाता है। कंदों को सुखाने हेतु पुरानी चादरों, साड़ियों अथवा जूट के बोरों का प्रयोग श्रेयस्कर रहता है। इससे कंद चपटे नहीं होते हैं तथा अपने प्राकृतिक गुण गोलाकार लिए होते हैं। कंदों को 3 से 4 दिन तक सुखाने के बाद इसे प्रोसेसिंग करना चाहिए। 100 किलोग्राम गीली हल्दी से 20 किलोग्राम सूखी हल्दी की प्राप्ति होती है। हल्दी में पॉलिश करना अत्यंत आवश्यक है। किसान भाइयों, ऐसा नहीं करने पर कम बाजार भाव की प्राप्ति होती है। इस हेतु 2 क्विंटल से 15 क्विंटल वाले पॉलिशिंग मशीन उपलब्ध हैं। 2 क्विंटल हल्दी पॉलिश करने हेतु 25 से 30 मिनट का समय लग जाता है तथा इस अष्टकोणीय यंत्र के अंदर लोहे की नोकदार पत्तियां लगी होती हैं। उसी के साथ हल्दी को घिसने से पॉलिश होती है या ड्रम को घुमाने पर हल्दी एक के ऊपर एक घिसती रहती है। इससे पीले रंग में तब्दील हो जाती है। पॉलिश करते समय अंतिम 5 मिनट पहले 1 क्विंटल हल्दी में 2 किलोग्राम हल्दी पाउडर मिला दिया जाता है तो वह और गाढ़ा पीला रंग बनाने में मदद करता है। यह प्रक्रिया अपनाने पर बाजार में अच्छे भाव की प्राप्ति होती है। पॉलिशिंग की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात इसका श्रेणीकरण किया जाता है। 2 से 3 सेंटीमीटर आकार की हल्दी को अलग कर लें। इससे बड़ी लंबाई वाली हल्दी को अलग छांट दें तथा इससे छोटी लंबाई वाली हल्दी को अलग कर लें। इस प्रकार श्रेणीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसके उपरांत बोरी में हल्दी की भराई कर बाजार भेज दें। इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाने पर किसान भाइयों, आपको अपनी हल्दी की फसल से आशा अनुरूप आय की प्राप्ति होगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियाँ। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बने रहिए हमारे साथ।
गेहूं की फसल में समसामयिक कार्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गेहूं जिसकी खेती प्रदेश में व्यापक क्षेत्रफल पर की जाती है, वर्तमान में ये फसल 2 से 3 महीने की अवस्था पर है और इस समय फसल में सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ पौध संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा ताकि फसल की अच्छी बढ़वार हो सके और आने वाले समय में गेहूं की फसल से अधिक उत्पादन मिल सके। तो गेहूं की फसल में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को संपादित करें, इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने मुलाकात की एक सहायक कृषि अधिकारी गोपाल शर्मा से। तो इस समय जो खेती करने का जो सही तरीका जो किसानों को अपनाना चाहिए, सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है। 60 दिन की फसल लगभग हो चुकी है तो इसमें हल्की सिंचाई करनी है, मौसम के हिसाब से नमी को देखते हुए, और विशेषकर फूल और दाने बनने की अवस्था पर सिंचाई का ध्यान देना है। अगर वो दाना बनते समय थोड़ी हवा चल जाती है तो हवा चलते समय सिंचाई नहीं करें, इसका विशेष ध्यान रखना है। उनमें सिंचाई का विशेष ध्यान ये रखा जाए कि हल्की सिंचाई की जाए। अगर सिंचाई के लिए अपने पास ड्रिप की सिंचाई उपलब्ध है तो ड्रिप सिंचाई करें, और अगर स्प्रिंकलर सेट है तो स्प्रिंकलर के द्वारा सिंचाई करने से विशेष लाभ मिलता है। पानी की भी बचत होगी और पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा। अधिक मात्रा में या कटवा स्थिति में पानी नहीं दें जिससे कि खेत में पानी एकदम भर जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। दूसरा है कि अपनी कहीं जैसे कि दीमक का कहीं प्रकोप है, दीमक अगर फसल में नुकसान करती है तो उसमें जो है सिंचाई के समय क्लोरोपाइरीफॉस 20 सीसी दवा पानी के साथ में धोरों के द्वारा जो है देनी है, जिससे कि सिंचाई के समय पूरे खेत में वो फैल जाएगी और दीमक उसमें नुकसान नहीं करेगी। दाना बनते समय जो डफ अवस्था होती है, जो दाना जब कड़ा होता है तो उस समय विशेषकर हवा का ध्यान रखना है कि हवा अगर चल रही है तो उस समय सिंचाई बंद कर दें। तीसरा, खरपतवार के पौधे जो अपन निराई गुड़ाई के समय निकाल दिए जाए, उनके बाद में भी अगर पौधे रह जाते हैं तो उनका जैसे किसानों को नहीं पता चल पाता है, गुल्ली डंडा और जंगली जई, ये दोनों खरपतवार ऐसे हैं कि इससे हमारी दाने को खराब करती है, फसल को, और पैदावार पे भी बुरा प्रभाव डालती है। तो गुल्ली डंडा और जंगली जई के जो पौधे निकल आते हैं, ऊपर बालियाँ आ जाती हैं, उस समय उनको निकाल करके उनको जो अलग कर दें, जिससे कि हमारी जो दाने की क्वालिटी है वो ख़राब नहीं हो और पैदावार पे भी असर नहीं पड़े। ये किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान रखने की चीज़ है। इन्हीं बिंदुओं पर अगर किसान भाई थोड़ा ध्यान देंगे तो इससे जो है पैदावार में इजाफा होगा और किसानों को लाभ मिलेगा। दूसरा, अगर किसान भाई बालियाँ निकलते समय यूरिया का अगर छिड़काव कर देते हैं तो उससे भी जो है लाभ मिलता है। 2% यूरिया 100 लीटर पानी मिला करके बालियाँ निकलते समय छिड़काव कर दें तो उससे जो है लाभ मिलेगा और बालियाँ एक साथ निकलेंगी और उनकी लंबाई भी सही निकलेगी। और गेहूं में विशेषकर जो बीमारी लगती हैं वो बीमारी रतुआ रोग की लगती है। रतुआ रोग के जो लक्षण हैं वो पहचाने जाते हैं कि पत्तियों पे पीले पीले धब्बे पड़ जाते हैं, जैसे कि जंग जैसा स्थिति बन जाती है। स्टेम पे भी, तने पे भी बे आ जाते हैं, जैसे जंग जैसे, तांबे जैसे कलर के। तो इस स्थिति को अगर हाथ से लगाते तो अपने हाथ पे भी जो उसका कलर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये बीमारी दिखाई देती है तो M45 का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें तो इससे इस पर रोकथाम की जा सकती है। तीसरा है कि कंडुआ रोग। कंडुआ बीज उपचार से ही जा सकता है। इस समय तो उसका सिर्फ रोगिंग करने से ही उपचार है, यानी जो ग्रसित पौधे हैं उनको उखाड़ लिया जाए और उनको गाड़ करके जला दिया जाए या गाड़ दिया जाए पौधों को, जिससे कि पौधे में कोई बीजों में कोई बीमारी और कीड़ों का प्रकोप नहीं हो।
मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बसंतकालीन ईख, शकरकंद, गर्मा सब्जी की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती फसल की पौध तैयार करने के लिए बीजों को पॉलीथीन के थैलों में उगाएं। पॉलीथीन के थैलों को पॉली घरों में रखें। चना, मटर और टमाटर की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए फेरोमोन प्रपंच 3 से 4 प्रपंच प्रति एकड़ की दर से लगाएं। यदि कीट अधिक हैं तो बीटी नियमन का छिड़काव करें। आसमान में हल्के बादल छाए रहने से सरसों की फसल में लाही कीड़े का आक्रमण हो सकता है। बचाव के लिए डाइमिथोएट 30 EC दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। समय से बोई गई गेहूं की फसल जो 90 से 100 दिनों की हो गई है, उसमें सिंचाई कर बची हुई नाइट्रोजन का उपरिवेशन करें। मटर की फसल में चूड़िल फफूंदी रोग, जिसमें पत्तियां, फलों और तनों पर सफेद चूर्ण दिखाई पड़ते हैं, इस रोग से बचाव के लिए फसल में कैराथेन दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी अथवा सल्फेक्स दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। अरहर की फसल जिसमें 50% फूल आ गया है, उसमें फली छेदक कीट से बचाव के लिए प्रोफेनोफास 50 EC दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। प्याज की पौध को जो 50 से 55 दिनों की हो गई है, तैयार क्यारी में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए रोपाई करें। पौध की रोपाई अधिक गहराई में ना करें। आम के बगीचों में मंजर आने के पहले कार्बारिल दवा 2 ग्राम अथवा डाइमिथोएट दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पेड़ों पर छिड़काव करें। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। कि गर्मा धान में 10 दिन पहले गिराए गए धान के बिचड़े में यूरिया का बुरकाव 2 किलोग्राम प्रति 10 डेसिमल बीज स्थली की दर से करें, ताकि 10 दिनों बाद बिचड़ा रोपनी लायक हो जाए। समय से बोई गई मसूर, चना, मटर की फसलों में फली आना शुरू हो गया है। अगर इनमें फली छेदक कीड़ों का आक्रमण हो रहा है तो कीटनाशी दवा मोनोक्रोटोफास का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से करें। अगर हरा चना या मटर तोड़कर बाजार में बेचना है तो फसल में जैविक कीटनाशी दवा डेल्फिन का छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से करें। तोरिया की फसल तैयार हो रही है। फसल की फली जब सुनहरे पीले रंग की हो जाए तभी फसल को काटें। उसकी तैयारी करने के पहले 2 से 3 दिनों तक धूप में सुखा लें। आगाध से मध्यम किस्मों की आलू की फसल 80 से 120 दिनों में तैयार होती है। अतः किसान भाई अपनी फसल की परिपक्वता की अवस्था को देखते हुए खुदाई से 7 से 10 दिन पहले ऊपर का पत्ता काटकर हटा दें, ताकि आलू सख्त एवं उसका छिलका भी भली भांति परिपक्व हो जाए। ऐसे आलू को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आलू की फसल के बाद खेत खाली होने पर जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सीमित सुविधा उपलब्ध है, वे इस समय बसंतकालीन मूंग की खेती करें। अगर सिंचाई की असीमित सुविधा उपलब्ध है तो ग्रीष्मकालीन सब्जियां जैसे फूल गोभी, बंधा गोभी, टमाटर, भिंडी, बैंगन, मिर्च एवं लत्तर वाली सब्जियां जैसे नेनुआ, झींगी, कद्दू, कदीमा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा इत्यादि की खेती करें। गर्मी की सब्जियों को लगाने का समय आ गया है, अतः किसान भाई जल्द से जल्द खेत की जुताई कर उसमें नेनुआ, झींगी, कद्दू, खीरा, कदीमा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज एवं अन्य लत्तर वाली सब्जियों को थाले में लगाएं। कम लतरने वाली सब्जियां जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज इत्यादि को 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर तथा ज्यादा लतरने वाली सब्जियां जैसे नेनुआ, झींगी, खरबूजा, कद्दू, कदौमा इत्यादि को 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर लगाएं। प्रत्येक थाले में 4 से 5 बीज डालकर हल्की सिंचाई कर दें तथा थाले को पुआल से ढक दें, ताकि नमी बनी रहे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। दिनेश कुमार शर्मा, जिला मधुबनी। आपने निशुल्क अन्नदाता फोन संपर्क सेवा के माध्यम से मुर्गियों में होने वाली बीमारियों एवं उनके निदान के बारे में जानकारी चाहिए है।
तो दिनेश कुमार जी, आपकी समस्या के समाधान हेतु प्रस्तुत है अन्नदाता कार्यक्रम का यह अंश। जो मुर्गियों की सबसे खास बीमारी है वो है कॉक्सीडियोसिस। ये जो है परजीवी की वजह से होती है और ये ज़्यादातर ऐसी जगह में होती है कि जहाँ जो है हमने मुर्गियाँ जो हैं उनके स्पेस से ज़्यादा रख दी हूँ, जितनी उनको जो है स्पेस की ज़रूरत है, और हमारा प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, हवादार नहीं है हमारा जो है मुर्गी खाना, और तीसरे जो है अंधेरा या उसमें बदबू या गंदगी हो तो ये जल्दी से ये बीमारी पकड़ लेती है कॉक्सीडियोसिस। तो इन कारणों से ये बीमारी जो है हमारी मुर्गियों में हो जाती है। और इसमें जो है क्या होता कि मुर्गियों में खूनी पेचिश लग जाती है और उनका वज़न गिरना शुरू हो जाता, उनकी कलंगी जो है वो बिल्कुल सूख जाती है। तो इससे बचने के लिए हमारे किसान भाइयों को जो है मुर्गियां जो हैं वो जितनी उनके स्थान की ज़रूरत है, जैसे ब्रॉयलर में जो मांस वाली मुर्गियां हैं उसमें हम 1.25 फीट स्क्वायर प्रति मुर्गी मानते हैं, और जो हमारी अंडा देने वाली मुर्गियां हैं उसमें हम 3 स्क्वायर फीट का जगह मानते हैं। यदि किसान भाई इस तरह से रखेंगे तो ये बीमारी जो है जल्दी से नहीं होगी, और बीमारी हो ही गई है अगर तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पानी में एमोरिल दवा मिला देते हैं। इस 5 दिन तक इसका पानी देने से जो है मुर्गियां हमारी स्वस्थ हो जाती हैं। दूसरी जो मुख्य बीमारी है हमारी वो है रानीखेत। रानीखेत जो है ये विषाणु जनित रोग है, और ये मुर्गियों में जो है इसमें अर्ली स्टेज में ये ज़्यादातर होती है। वैसे तो जो हमारी हैचरी है इनसे ही इसका टीकाकरण होकर आता, और बीच बीच में भी हमें कराने पड़ते हैं। तो इस बीमारी में क्या होता कि मुर्गियों को लकवा मार जाता, वो जो है खड़ी नहीं हो सकती और वो जो है सूखने लगती हैं और आहार भी खाना जो है कम कर देती हैं। तो लकवा और 2-3 दिन में जो है मुर्गियां मर जाती हैं। तो इसके लिए भी यही है हमारे किसान भाइयों को कि आप अपने पास के पशु चिकित्सक से इनका समय समय पर जो है टीकाकरण कराते रहें। अगली जो मुख्य बीमारी आती है वो आती है चेचक की। इसमें पहले छोटी छोटी जो है फुंसी सी निकलती हैं। ज़्यादातर ये जो 13-14 सप्ताह की मुर्गियां होती हैं उनमें ये रोग होता। इसमें जो है फुंसियां जो हैं ये बाद में घावों में बदल जाती हैं, और ये घाव जो हैं इन पे एक बक्कल से बन जाते हैं, तो जिसकी वजह से मुर्गियों को खाने में या आँख पे हो गया तो दिखाई देने में इस तरह की जो है कठिनाई होती है। तो ये बीमारी ना हो तो इसके लिए भी हमें जो है इसका टीकाकरण हम करा लेंगे तो इस बीमारी से हमारे किसान भाइयों को मुक्ति मिल जाएगी। यदि हमारे किसान भाई इन 3-4 बीमारियों से बचे रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो जो है ये मुर्गी पालन उनके लिए जो है अच्छा लाभकारी होगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।